A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome students. In today's genetics class, we will be focusing on control of the cell cycle. Duration of the cell cycle. अगर हम सेल साइकिल के लेंथ की या ड्यूरेशन की बात करें तो इट इज हाईली वेरिएबल. इसका क्या रीजन हो सकता है, ये क्यों वेरिएबल है? इट इज हाईली वेरिएबल इवन विद इन द सेल्स ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म. चले हम सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करते, हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, वहां पर इसकी जो वेरिएबिलिटी है, जो वेरिएशन है, उसको देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. सो फॉर ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दिस रेट, ये जो सेल साइकिल का रेट है या जो लेंथ है, इट डिटरमिन्स हाउ क्विकली द ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और अगर हम एक हायर ऑर्डर स्पीशी की बात करें तो वहां पर ये जो लेंथ है, इट डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिप्लेस डैमेज्ड सेल्स. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द सेल साइकिल इज हाईली वेरिएबल. अगर हम डिफरेंट स्पीशी की बात करें तो वहां पर भी वेरिएबिलिटी है. इवन अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट सेल्स की जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, वो डिफरेंट है. यहां पर हम ह्यूमंस की बात करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है सेल टर्नओवर की, इट रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू 5 days और मोर, इवन लाइफ टाइम. फ्यू आवर्स किन में है? कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कि जिनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सेल टर्नओवर फ्यू आवर्स में है? दैट इज वो सेल जो कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है, तो वो उनके जो सेल टर्नओवर की फ्रीक्वेंसी है, इट रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू आवर्स. और अगर हम एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो वहां पर जो एवरेज है दैट इज 2 to 5 days. और अगर हम उन सेल्स की बात करें जो कि जीनोट स्टेट में जाते हैं तो वहां पर यह जो टर्नओवर है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये लाइफ टाइम है. ठीक है. कुछ ऐसे सेल्स भी है जो कि लाइफ टाइम ही जीनोट में रहते हैं. ठीक है. तो वो डिस्कस करते हैं कि वो कौन से सेल्स है जो कि जीनोट में रहते हैं. ठीक है. अब जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है, स्पेशलाइज्ड सेल्स यहां पर मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं, कार्टिकल न्यूरॉन्स या कार्डिक मसल सेल्स, तो ये जीनोट में जाते हैं. जीनोट को आपको पता है कि एक रेस्टिंग फेज है, आउटसाइड ऑफ द सेल साइकिल है. ठीक है. इसको जीनोट को एक और नाम भी देते हैं, पोस्ट माइटोटिक स्टेट. क्यों? क्योंकि सेल जो जीनोट में जाते हैं, दे आर इन अ नॉन डिवाइडिंग फेज आउटसाइड ऑफ द सेल साइकिल. ठीक है. कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि पोस्ट माइटोटिक हो जाते हैं, जैसे कि कार्डिक मसल सेल्स और कार्टिकल न्यूरॉन्स, when they are terminally differentiated but they continue to perform their main functions for the rest of the organism's life, जैसे कि कार्डिक मसल सेल और कार्टिकल न्यूरॉन्स. कुछ और भी सेल्स हैं जो कि जीनोट में चले जाते हैं, जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल्स, वो भी जीनोट में जाते हैं. तो फिर इन टर्म्स में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि जीनोट और पोस्ट माइटोटिक स्टेजेस या फेजेस में क्या फर्क है. ठीक है. सो on occasion a distinction in terms is made between a G0 cell and a post mitotic cells. ठीक है. For example, heart muscle cell and neurons which will never enter the G1 phase. ठीक है. उनको हम कहते हैं कि ये पोस्ट माइटोटिक स्टेज में है. और वो सेल्स जैसे कि मसल सेल्स, उनको कहते हैं कि ये G0 सेल्स है. ठीक है. अच्छा, there is also variation in the time that a cell spends in each phase of the cell cycle. ठीक है. इसमें भी वेरिएशन है कि G1S G2M, कौन सा सेल G1 में कितना टाइम स्पेंड करेगा, कौन सा S में और कौन सा G2. तो ये भी जो है सेल टू सेल वेरी करता है. हमारे पास जो फास्ट डिवाइडिंग मेमेलियन सेल्स है, अगर हम इनको कल्चर करें, कल्चर में ग्रो करें, मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी ग्रो करें, इनको कंडीशंस प्रोवाइड करें, ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशन जो है, तो जो साइकिल का लेंथ है ये तकरीबन 24 आवर्स है. ठीक है. मतलब हमारी बॉडी से बाहर लैब में कल्चर करके हम इनको ग्रो करते हैं, तो कितने टाइम में ये इनकी साइकिल जो है कितना टाइम लेगा? अबाउट 24 आवर्स. अच्छा, जो
रेपिडली डिवाइडिंग ह्यूमन सेल्स है, ठीक है, विद ए 24 आवर सेल साइकिल। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि चलिए ये रैपिड है जिसमें 24 आवर सेल साइकिल है, सेल साइकिल ड्यूरेशन जो है वो 24 आवर में कंप्लीट होता है या ड्यूरेशन 24 आवर है। तो वहां पर G1 फेज इट लास्ट्स अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। लेकिन प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी इस पे कि ये जो है एक्सेल इन फेजेस में भी वेरिएशन है कि एक्सेल G1 में कितना टाइम स्पेंड करेगा, G2 में कितना स्पेंड करेगा, इसमें कितना स्पेंड करेगा। हम यहाँ पर एक एवरेज ले रहे हैं कि एक्सेल है हमारे पास रेपिडली डिवाइडिंग ह्यूमन सेल है और 24 आवर इसकी सेल साइकिल की ड्यूरेशन है। तो इस केस में सेल जो है G1 में 9 आवर स्पेंड करेगा, इस फेज में 10 आवर स्पेंड करेगा, G2 में तकरीबन 4.5 आवर स्पेंड करेगा और इन फेज माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज में तकरीबन 1/2 आवर स्पेंड करेगा। ठीक है, ये एक एवरेज है लेकिन ये वेरी कर सकता है। अच्छा, अगर हम फ्रूट फ्लाइज के अर्ली एम्ब्रियो की बात करें तो वहां पर जो सेल साइकिल है, पूरा सेल साइकिल इट इज कंप्लीटेड इन अबाउट 8 मिनट्स। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है कि वेरिएशन जो है सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है इसमें वेरिएशन है। ठीक है, अच्छा अब ये जो G1 से S, G2 या M में जाते हैं तो इन इवेंट्स को कोई कंट्रोल करता भी है कि नहीं? तो हाँ जी, द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन द सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय मैकेनिज्म्स। ये मैकेनिज्म्स इंटरनल भी हो सकती हैं और ये मैकेनिज्म एक्सटर्नल सेल भी हो सकती हैं। यहां पर हम जो डिफरेंट एक्सटर्नल इवेंट्स है, रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल बाय एक्सटर्नल इवेंट्स, इनको डिस्कस करते हैं। सो यहां पर हम दोनों उस पर फोकस करेंगे, इनिशिएशन ऑफ द सेल डिवीजन पे भी या इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन। दोनों जो है दीज आर ट्रिगर्ड बाय इवेंट्स एक्सटर्नल टू द सेल। मतलब कि जो सेल डिवाइड करते हैं उनको कौन ट्रिगर करता है या सेल डिवीजन इनहिबिट करते हैं उनको कौन ट्रिगर करता है, ये दोनों इवेंट्स दे आर एक्सटर्नल टू द सेल। ठीक है, किस टाइम पे? व्हेन इट इज अबाउट टू बिगिन द रिप्लिकेशन प्रोसेस। So now when a cell is about to begin the replication process, तो ये जो सेल डिवीजन की इनिशिएशन है या इनहिबिशन है, दोनों दे आर ट्रिगर्ड बाय इवेंट्स जो कि एक्सटर्नल टू द सेल है। अब एक इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट क्या है? इवेंट ये भी है कि एक सेल की डेथ हो गई, नियर बाई सेल है उसकी डेथ हो गई, या एज स्वीपिंग एज कोई हार्मोन है जैसे कि ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ठीक है, वो रिलीज हो गया, तो ये भी एक इवेंट है। इसकी वजह से भी जो इनिशिएशन या इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन है ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम बात करें HGH की, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, तो अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एब्सेंट है, लेक ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कैन इनहिबिट सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन इनहिबिटेड है तो इट विल रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म। लेकिन अगर टू मच HGH है सो ये क्या कर सकता है? इट कैन रिजल्ट इन क्राउडिंग ऑफ सेल्स। इसकी वजह से भी जो हमारे पास डिजीज है जिसको जाइगेंटिज्म कहते हैं वो हो सकता है। ठीक है, अच्छा जो दूसरा फैक्टर है दैट कैन इनिशिएट सेल डिवीजन वो है साइज ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब सेल का जो साइज है जैसे ये ग्रो करता है इट बिकम्स इनएफिशिएंट ड्यू टू इट्स डिक्रीजिंग सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। पहले भी हमने क्लास पे से बात की थी कि जब सेल का साइज कम होगा तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर भी जब सेल का साइज ग्रो करता है इट बिकम्स इनएफिशिएंट ड्यू टू इट्स डिक्रीजिंग सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। तो साइज एक और फैक्टर है जिसकी वजह से सेल डिवीजन इनिशिएट हो सकता है। अब यहां पर जब सेल का साइज इंक्रीज हो गया तो इसका हल क्या है? सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू डिवाइड। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो इनएफिशिएंट है, इसकी जो उसका जो साइज है वो ग्रो कर गया है और सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इसका डिक्रीज हो गया है, तो ये अब इनएफिशिएंट है। तो इसका हल क्या है? द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू डिवाइड। ओके, अब मैसेज कहां से भी आ जाए, मतलब कहीं से भी मैसेज आ गया है, वट एवर द सोर्स ऑफ द मैसेज, द सेल रिसीव्स द सिग्नल एंड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विद इन द सेल्स अलाउ इट टू प्रोसीड इनटू इंटरफेस। मतलब मैसेज कहीं से भी आ गया, या तो हार्मोन रिलीज हो गया या फिर सेल का साइज
जो है वो इंक्रीज हो गया है, कहीं से भी मैसेज आ जाता है तो सेल क्या करता है, सेल a series of events within the cell allow it to proceed into the interface. So अब ये इनिशिएट हो गया, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस इनिशिएशन पॉइंट every parameter required during each cell cycle phase must be met or the cell cycle cannot progress. इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि चले इनिशिएशन तो हो गई है, अब हर एक पैरामीटर को, मतलब अगर सेल को लेट से न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अगर अवेलेबल है तो ठीक है, ये चेक किया जाएगा, सेल को अगर एंजाइम्स चाहिए तो वो अवेलेबल तो ठीक है, मतलब हर एक पैरामीटर को ड्यूरिंग ईच सेल साइकिल ये चेक किया जाएगा, या अगर ये पैरामीटर जो है ये पूरा नहीं होता या इनसफिशिएंट मतलब फैक्टर्स है, देन द सेल साइकिल कैन नॉट प्रोग्रेस. Regulation at internal checkpoints. It is essential that the daughter cells produced be exact duplicates of the parent cell. क्यों जरूरी है कि जो डॉटर सेल्स है ये एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स होनी चाहिए. अगर ये एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स नहीं है, अगर डुप्लीकेशन में या रिप्लिकेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स पे के टाइम पे कोई मिस्टेक हुआ है तो इट विल लीड्स टू म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन दे मे बी पास्ड फॉरवर्ड टू एवरी न्यू सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एबनॉर्मल सेल. ठीक है, और इसी वजह से रेगुलेशन एट इंटरनल चेक पॉइंट जरूरी है. अब इस किस्म के सेल को, जिसको हम कंप्रोमाइज्ड कह सकते हैं कि जिसमें मिस्टेक्स हुआ है, कहीं मिस्टेक्स कहीं पर है, या डुप्लीकेशन में कोई मिस्टेक है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम पे कोई मिस्टेक हुआ है, तो इन सेल्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंटरनल चेक पॉइंट्स. ये इंटरनल चेक पॉइंट्स 3 मेन सेल साइकिल चेक पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं. अब एक चेक पॉइंट हम किसको कहते हैं? चेक पॉइंट इज वन ऑफ सेवरल पॉइंट्स इन द यूकैरियोटिक सेल साइकिल, जहां पर क्या चेक किया जाता है, एट विच द प्रोग्रेशन ऑफ अ सेल टू द नेक्स्ट स्टेज इन द साइकिल कैन बी हाल्टेड. ठीक है, अनटिल कंडीशंस आर फेवरेबल. अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो वहां पर क्या किया जाएगा, चेक पॉइंट पे प्रोग्रेशन ऑफ अ सेल टू द नेक्स्ट स्टेज इन द साइकिल इज हाल्टेड. ठीक है, इसको रोका जाता है, इसको जाने नहीं दिया जाता अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, अगर पैरामीटर्स पूरे नहीं है, फैक्टर्स पूरे नहीं है, तो नेक्स्ट साइकिल में यह सेल नहीं जाएगा. तो चेक पॉइंट वो जगह है जहां पर प्रोग्रेशन ऑफ ए सेल टू द नेक्स्ट स्टेज चेक किया जाता है, और अगर पैरामीटर्स कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है, तो इस प्रोग्रेशन को हाल्ट किया जाता है. ठीक है, तो हमारे पास 3 मेन सेल साइकिल चेक पॉइंट्स है. These checkpoints occur कहां पर है, नियर द एंड ऑफ G1 वहां पर है, जिसको फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, एट द नियर द एंड ऑफ G1, एट द G2 M ट्रांजिशन, जहां से G2 से M में सेल जाता है वहां पर है, एंड ड्यूरिंग मेटाफेज. तो ये 3 चेक पॉइंट्स 3 जगहों पर है. कहां पर है, G1, G2 टू M ट्रांजिशन एंड ड्यूरिंग मेटाफेज. अच्छा, यहां पर आपको ये जो चेक पॉइंट्स है ये सारे नजर आ रहे हैं. ठीक है, अब ये जो सेल साइकिल है इट इज कंट्रोल्ड एट 3 चेक पॉइंट्स. G1 चेक पॉइंट कहां पर है, आपको ये नजर आ रहा होगा, ये आपके पास G1 चेक पॉइंट है. ठीक है, अब G2 चेक पॉइंट कहां पर है, ये आपके पास है G2 चेक पॉइंट, और जो M चेक पॉइंट है ये आपके पास है M check point. So the cell cycle is controlled at 3 checkpoint. अब excuse me, integrity को कहां पर चेक किया जाता है, it is assessed at the G1 checkpoint. ठीक है, अब प्रॉपर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन कहां पर चेक किया जाता है, it is assessed, इसकी असेसमेंट जो है वो G2 चेक पॉइंट पे होती है, एंड अटैचमेंट ऑफ ईच काइनेटोकोर टू अ स्पिंडल फाइबर is assessed at the M checkpoint. काइनेटोकोर तो आपको पता है कि क्या चीज है. काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स है जो कि सेंट्रोमियर ऑफ ए क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसके साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच करती हैं. सो M चेक पॉइंट पे क्या चेक किया जाता है, अटैचमेंट ऑफ ईच काइनेटोकोर टू अ स्पिंडल फाइबर, इट इज असेस्ड एट द M चेक पॉइंट. तो हमारे पास सेल साइकिल में
3 चेक पॉइंट्स है। एक को G1 कहते हैं जहां पर इंटीग्रिटी ऑफ द डीएनए को असेस किया जाता है। दूसरा चेक पॉइंट है G2 जहां पर डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम को असेस किया जाता है। और थर्ड वन है M चेक पॉइंट जहां पर अटैचमेंट ऑफ ईच काइनेटोकोर के क्या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच्ड है या नहीं है, N को चेक किया जाता है। द G1 चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट क्या डिटरमिन करता है? ये डिटरमिन करता है कि क्या सारी कंडीशन, सारे पैरामीटर्स क्या जो है वो फेवरेबल है, कंडीशंस फेवरेबल है फॉर सेल डिवीजन टू प्रोसीड या नहीं है। ठीक है, G1 चेक पॉइंट को यीस्ट में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। सिर्फ यीस्ट में नहीं, बाकी एनिमल्स में भी हम इसको रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कह सकते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि इसको रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि at this point the cell becomes committed to the cell cycle, ठीक है, and after which extracellular signals are no longer required to stimulate proliferation. इसी वजह से G1 check point को restriction point भी कहते हैं. So the G1 check point, also called the restriction point, is a point at which the cell irreversibly commits to the cell division process. ठीक है, external influences such as growth factors, they play a large role in carrying the cell past the G1 checkpoint. तो external influences का रोल है। external influences क्या है? जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि फैक्टर्स हमारे पास ये सेल इनिशिएशन, सेल डिवीजन को इनिशिएट करने का या इनहिबिट कैसे हो सकता है, तो डिफरेंट फैक्टर्स है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं कि जो जैसे कि ग्रोथ फैक्टर वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं सेल को G1 चेक पॉइंट क्रॉस करने में। ठीक है, in addition to adequate reserves and cell size, there is a check for genomic DNA damage at the G1 checkpoint. तो G1 में क्या क्या चेक किया जाता है? G1 में तो सारे फैक्टर्स को चेक किया जाता है। In addition to adequate reserves and cell size, वो इन सब के अलावा there is a check for genomic DNA damage. DNA की इंटेग्रिटी को भी G1 चेक पॉइंट पे चेक किया जाता है। अब अगर एक सेल ऐसा है that does not meet all the requirements, so it will not be allowed to progress into the S phase. उसको G1 से S phase में नहीं जाने दिया जाएगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर सेल जो है it does not meet all the requirements, ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि एक तो इसका साइज है, ठीक है, बाकी जो पैरामीटर्स है, इसके अलावा जीनोम की इंटीग्रिटी है, अगर सेल इसको फुलफिल नहीं कर रहा, it will not be allowed to progress into the S phase. Okay, the cell can halt the cycle and attempt to remedy the problematic condition. ठीक है, or the cell can advance into G0 and await further signals when conditions improve. ठीक है, सेल जो है वो इस साइकिल को हाल्ट भी कर सकता है। ठीक है, एंड अटेम्प्ट टू रेमेडी द प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्या हो सकती है? ये साइज इसका है या जीनोम की इंटीग्रिटी है, तो इसकी वजह से इस साइकिल को हाल्ट भी कर सकता है। ठीक है, हाल्ट किसको कहते हैं? हाल्ट, इट मीन्स टू ब्रिंग और कम टू एन एब्रप्ट स्टॉप। ठीक है, तो सेल क्या कर सकता है? सेल इस साइकिल को एब्रप्टली स्टॉप भी कर सकता है अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि सेल जो है इट कैन एडवांस इनटू G0, वापस नहीं आएगा बल्कि G0 में जाएगा एंड क्या इंतजार करेगा फर्दर सिग्नल्स की व्हेन कंडीशंस इंप्रूव। और अगर वो सिग्नल्स इसको मतलब मिल गए कि हाँ जी अब बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर ये क्या कर सकता है? फिर ये G1 में जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर कौन से सेल्स G0 में जाते हैं? तो G0 में एक तो चूंकि ये रेस्टिंग स्टेज है तो कुछ सेल्स परमानेंटली G0 में जा सकते हैं, जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की। उनके लिए फिर हम एक टर्म यूज करते हैं पोस्ट माइटोटिक सेल्स। वो सेल्स जो कंप्लीटली G0 में रहते हैं, जो बिल्कुल भी G1 में नहीं आते दोबारा से, उनको हम कहते हैं कि ये पोस्ट माइटोटिक स्टेट में है। और वो सेल्स जो कि G0 में टेम्परेरी चले जाते हैं, मतलब टेम्परेरी रेस्टिंग स्टेज में गए हैं और फिर G1 में आएंगे, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं G0 स्टेट। सो द सेल जो है ये इस सेल साइकिल को एब्रप्टली स्टॉप भी कर सकता है अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, या G0 में जा सकता है और सिग्नल का इंतजार करेगा कि जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, इनको सिग्नल मिलेगा कि आप अभी जा सकते हैं G1 में, तो ये G1 में फिर जा सकता है।
अच्छा, G2 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट क्या करता है? G2 चेक पॉइंट इट बार्स एंट्री इनटू द माइटोटिक फेज इफ सर्टेन कंडीशंस आर नॉट मेट। अगर कुछ कंडीशंस है जो कि अगर पूरे नहीं है तो फिर ये क्या करेगा? माइटोटिक फेज में जाने नहीं देगा। G1, अगर आपको याद हो, G1 में हमने अभी पढ़ा है कि इसमें सेल साइज, प्रोटीन रिजर्व्स और डीएनए की इंटीग्रिटी को एसेस किया गया था। लेकिन जो रिप्लिकेटेड डीएनए जो कि G2 और G1 के बीच एस फेज में रिप्लिकेशन हुई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है G2 का वो यहां पर है। इट इंश्योर्स दैट ऑल द क्रोमोसोम्स हैव बीन रिप्लिकेटेड एंड द रिप्लिकेटेड डीएनए इज नॉट डैमेज्ड। ये चेक करता है। एस, चूंकि एस को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं और ये डीएनए की रिप्लिकेशन एस फेज में हुई है, तो G2 क्या चेक करता है? इट इंश्योर दैट ऑल ऑफ द क्रोमोसोम्स हैव बीन रिप्लिकेटेड एंड दैट द रिप्लिकेटेड डीएनए इज नॉट डैमेज्ड। कहीं ये डैमेज तो नहीं है, ठीक है। इफ द चेक पॉइंट मैकेनिज्म्स डिटेक्ट प्रॉब्लम्स विद द डीएनए, अगर ये इसको डीएनए में कुछ प्रॉब्लम नजर आ जाती है तो ये क्या करेगा? सेल साइकिल को एब्रप्टली स्टॉप करेगा। सेल साइकिल इज हाल्टेड एंड द सेल अटेम्प्ट्स टू आइदर कंप्लीट डीएनए रिप्लिकेशन या फिर क्या करता है? डैमेज डीएनए को रिपेयर करता है, ठीक है। एम चेक पॉइंट, एम चेक पॉइंट कहां पर है? इट अकर्स नियर द एंड ऑफ द मेटाफेज स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसको स्पेंडल चेक पॉइंट भी कहते हैं। एम फेज का दूसरा नाम स्पेंडल चेक पॉइंट है, क्योंकि यहां पर एम चेक पॉइंट क्या चेक करता है कि क्या सारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है दे आर करेक्टली अटैच्ड टू द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका फंक्शन ये है कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को चेक करता है कि अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स लिट से वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच नहीं है तो क्या हो सकता है? नॉन डिसजंक्शन की जिसकी हम बात करते हैं, ऐसा पॉसिबल है। सो एम चेक पॉइंट जो है इसको स्पेंडल चेक पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स की को चेक करता है वेदर ऑल द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर करेक्टली अटैच्ड टू द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स और नॉट, ठीक है। एक्सक्यूज मी। Because the separation of the sister chromatids during anaphase is an irreversible step, ठीक है। एक दफा जब इनकी सेपरेशन हो जाती है तो ये तो इरिवर्सिबल स्टेप है। सेल क्या करेगा? द साइकिल विल नॉट प्रोसीड अंटिल द काइनेटोकोर्स ऑफ ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर फर्मली एंकर्ड टू एट लीस्ट 2 स्पिंडल फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, क्योंकि स्पिंडल फाइबर ही इनको अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, तो द साइकिल विल नॉट प्रोसीड। उस टाइम तक साइकिल प्रोसीड नहीं करेगा जब तक काइनेटोकोर ऑफ ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, काइनेटोकोर की अभी हमने बात की है प्रीवियस स्लाइड में, जब तक ये काइनेटोकोर जो है ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो काइनेटोकोर है इट इज नॉट फर्मली अटैच्ड टू एटलीस्ट 2 स्पिंडल फाइबर, जब तक ये एटलीस्ट 2 स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच नहीं है तो ये साइकिल प्रोसीड नहीं करेगा। रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल साइकिल, हमने चेक पॉइंट्स की बात की कि हमारे पास इंटरनली कंट्रोल्ड चेक पॉइंट्स हैं, तो इन एडिशन टू दोज इंटरनली कंट्रोल्ड चेक पॉइंट्स हमारे पास दो ग्रुप्स हैं इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स के जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इन ग्रुप्स को ये जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स है या तो पॉजिटिव रेगुलेशन करेंगे, मतलब कि सेल साइकिल को एक स्टेज से नेक्स्ट फेज में प्रोमोट करेंगे, या नेगेटिव रेगुलेशन करेंगे, इसका मतलब यह है कि सेल साइकिल को स्टॉप करेंगे, ठीक है। सो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली भी एक्ट कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये एक पाथवे में इन्वॉल्व हो और दे कैन इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी और प्रोडक्शन ऑफ अदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरे रेगुलेटरी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन या एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स ये इंडिविजुअल भी एक्ट कर सकते हैं और ये दूसरे रेगुलेटरी प्रोटीन्स की एक्टिविटी या प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक रेगुलेटर सिंगल रेगुलेटर मॉलिक्यूल है जो कि जिसकी प्रोडक्शन नहीं हुई है, जो एब्सेंट है, सो इट विल हैव ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन दिस सेल साइकिल। उस केस में अगर एक मैकेनिज्म को, एक इवेंट को मोर देन वन मैकेनिज्म्स कंट्रोल करते हैं, कोई ऐसा इवेंट है जिसको मोर देन वन मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं और उसको कंट्रोल करने वाला एक जो रेगुलेटर है वो एब्सेंट है, तो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द सेल साइकिल। लेकिन एक और भी कंडीशन है, अगर कोई ऐसा नॉन फंक्शनिंग रेगुलेटर है जिसका जो फंक्शन है
ये वाइड रेंजिंग भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये कि एक इवेंट को, एक ही मैकेनिज्म बहुत सारे इवेंट्स को कंट्रोल करता है, एक ही रेगुलेटर बहुत सारे इवेंट्स को कंट्रोल करता है। सो उसका एब्सेंस जो है इट कैन पॉसिबली बी फेटल टू द सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एक रेगुलेटर था ये मोर देन वन जो प्रोसेसेस है उनको कंट्रोल कर रहा था, अब ये एब्सेंट है, तो इसके एब्सेंस की वजह से ये मल्टीपल प्रोसेसेस इफेक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि पॉजिटिव रेगुलेटर्स वो रेगुलेटर्स है जो कि सेल को एक फेज से दूसरे फेज में प्रोमोट करते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? टू ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन जिनको हम साइक्लिन्स और सीडीकेस कहते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सेल थ्रू द वेरियस चेक पॉइंट्स। अब हमारे पास 4 साइक्लिन्स है, ठीक है। सो इनका जो लेवल है इट फ्लक्चुएट्स थ्रू आउट द सेल साइकिल इन ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न। हमें पता होता है कि इनका लेवल कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ठीक है। सो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन प्रोटीन्स, ये कौन ट्रिगर कर सकता है? इसके लिए भी फैक्टर्स होने चाहिए। सो दे आर ट्रिगर्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिग्नल्स। एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स दोनों साइक्लिन प्रोटीन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो जब सेल मूव करता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल में, तो साइक्लिन दैट वर एक्टिव इन द प्रीवियस स्टेज, जो प्रीवियस स्टेज में एक्टिव थे, जैसे कि G1 में एक्टिव थे, दे आर डिग्रेडेड, क्योंकि अभी इसको उसकी उनकी जरूरत नहीं है इन साइक्लिन्स की, सो दे आर डिग्रेडेड। जैसे कि आपको यहाँ पर इस फिगर में नजर आ रहा है कि हमारे पास G1 फेज में साइक्लिन डी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब साइक्लिन ये जो इस फेज में यहाँ पर मैं मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये पीक पे है, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं साइक्लिन की बात करूं कि साइक्लिन जो है यहाँ पर पीक पे है, साइक्लिन डी, और फिर इनका लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह आप ये साइक्लिन ई का भी लेवल चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ये पीक पे है। इसी तरह साइक्लिन ए का और साइक्लिन बी का सबका लेवल आपको नजर आ रहा है। इनका जो की जो कंसंट्रेशन है उनमें जो वेरिएशन है वो आपको इस ग्राफ में, इस फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन प्रोटीन चेंज थ्रू आउट द सेल साइकिल, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन साइक्लिन एक्युमुलेशन एंड द 3 मेजर सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। आप ये भी चेक कर लें कि जो डिक्लाइन है साइक्लिन लेवल फॉलोइंग ईच चेक पॉइंट, जैसे कि G1 से चला जाता है तो फिर इनका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही G2 जो चेक पॉइंट है वो क्रॉस करते हैं तो इनका लेवल डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि M फेज पे क्रॉस कर रहे हैं ये चेक पॉइंट तो इनका लेवल डिक्रीज हो रहा है। सो आप इस डिक्लाइन को भी नोट कर लें कि द ट्रांजिशन बिटवीन फेजेस ऑफ द सेल साइकिल जो डिक्लाइन है वो भी इस फिगर में हमें नजर आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की जब G1 फेज के साइक्लिन का जो रोल था जो पूरा हो जाता है तो फिर वो साइक्लिन्स वो डिग्रेड हो जाते हैं, दे आर डिग्रेडेड बाय साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स। इसी वजह से उनका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, उनकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, वही टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था इस स्लाइड में कंटिन्यू है कि जो साइक्लिन्स है हमारे पास, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं व्हेन दे आर टाइटली बाउंड टू सीडीकेज, ठीक है। क्योंकि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस है। काइनेसिस क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट है। सो ये सब सेल साइकिल को रेगुलेट करेंगे व्हेन दे आर टाइटली बाउंड टू सीडीकेज। So to be fully active, the CDK cyclin complex must also be phosphorylated in specific locations. Specific locations में इस कॉम्प्लेक्स के साथ इनकी फास्फोराइलेशन होनी चाहिए, इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। सो लाइक ऑल काइनेजेस, CDKs आर एंजाइम्स, आप सबको पता है, ठीक है। ये काइनेजेस है और ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्रोटीन्स को फास्फोराइलेट करते हैं, दूसरे प्रोटीन्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं। फास्फोराइलेशन से क्या होता है कि फास्फोराइलेशन एक्टिवेट्स द प्रोटीन बाय चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है। फास्फोराइलेशन एक्टिवेट्स द प्रोटीन बाय चेंजिंग इट्स शेप। जब सीडीकेज जो फास्फोराइलेट करते हैं प्रोटीन, सो वो कहां पर इन्वॉल्व है? दे आर इन्वॉल्व इन
advancing the cell to the next phase. जो CDK प्रोटीन का लेवल है ये थ्रू आउट द सेल अगर हम देखेंगे सेल साइकिल CDK का, मैं साइक्लिन्स की बात नहीं कर रहा, मैं CDK प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ, इट इज रिलेटिवली स्टेबल थ्रू आउट द सेल साइकिल। और अगर हम साइक्लिन की बात करें तो वो तो प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बात की, ग्राफ भी आप लोगों ने ऑब्जर्व उसमें क्या होगा कि साइक्लिन का जो लेवल है इट फ्लक्चुएट्स, ठीक है, एंड डिटरमिन व्हेन CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। जो अच्छा अगर हम सेल साइकिल में डिफरेंट पॉइंट्स पे देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिन्स और CDKs बाइंड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स को रेगुलेट भी करते हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स पे डिफरेंट साइक्लिन्स और CDKs कॉम्प्लेक्सेस बनेंगी, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट चेक पॉइंट्स की रेगुलेशन होती है। अच्छा, पॉजिटिव रेगुलेशन की हम बात कर रहे थे कि जो CDKs है जब ये fully activated हो, they can phosphorylate and thus activate other proteins that advance the cell cycle to past a checkpoint. तो fully activation के लिए जैसे कि previous slide में मैंने बात की, एक CDK को it must bind to a cyclin protein और उसके बाद इसकी phosphorylation भी होनी चाहिए by another kinase, तब ये fully activate होगा। तो इस फिगर में वो पूरा जो प्रोसेस है वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में देखें, ये आपके पास CDK है, ये साइक्लिन है, ठीक है। सो साइक्लिन बाइंड्स टू CDK, इसके बाद एक काइनेज इनकी क्या करता है, फास्फोराइलेशन करता है, फास्फेट डोनेटिंग प्रोटीन है। तो साइक्लिन CDK जो कॉम्प्लेक्स है इस फास्फोराइलेटेड, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है इनके साथ। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है साइक्लिन और CDK का, ये कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज एक्टिवेटेड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है इट विल फास्फोराइलेट टारगेट प्रोटीन, ये एक टारगेट प्रोटीन को अब फास्फोराइलेट करेगा और उसका जो फॉस्फेट है जो इसके साथ अटैच था वो अब क्या करेगा, टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच करेगा, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। अच्छा, चूंकि साइक्लिन का जो फ्लक्चुएशन है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन है साइक्लिन लेवल, इट इज बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ द सेल साइकिल, ये टाइमिंग पे है, स्पेसिफिक इवेंट पे नहीं है। इसी वजह से रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल यूजुअली अकर्स बाय आइदर द CDK मॉलिक्यूल अलोन और द CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। चूंकि जो फ्लक्चुएशन है ये साइक्लिक है, साइक्लिन की फ्लक्चुएशन साइक्लिक है और ये जो फ्लक्चुएशन है इट इज बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ द सेल साइकिल, न कि स्पेसिफिक इवेंट्स पे, मतलब इसका बेस स्पेसिफिक इवेंट पे नहीं है बल्कि टाइमिंग ऑफ द सेल साइकिल पे है। इसी वजह से एक सेल साइकिल को सिर्फ CDK मॉलिक्यूल्स भी रेगुलेट कर सकते हैं या CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक फुली एक्टिवेटेड CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो है उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, विदाउट अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ फुली एक्टिवेटेड साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस, सेल क्या करेगा, the cell cycle cannot proceed through the checkpoints। क्योंकि पॉजिटिव रेगुलेटर्स कौन है, पॉजिटिव रेगुलेटर्स तो ये हमारे पास साइक्लिन CDKs है और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, वो जो क्राइटेरिया है वो मिट नहीं हो रहा, द सेल साइकिल विल कैनॉट प्रोसीड टू द। अच्छा, अभी तक हम साइक्लिन्स की ही बात कर रहे थे कि ये क्या है, मेन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो although the cyclins are the main regulatory molecules that determine the forward movement of the cell cycle, हमारे पास कुछ और भी mechanisms है जो कि that fine tune the progress of the cycle with negative rather than positive effects। उनको पढ़ते हैं, वो कौन कौन से है। ये mechanism क्या करेंगे, these mechanisms they will essentially block the progression of the cell cycle until problematic conditions are resolved, ठीक है। जब तक प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस रिजॉल्व नहीं होती तब तक ये सेल को क्या करेंगे, ये सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को टू द नेक्स्ट फेज ब्लॉक करेंगे। अब वो मॉलिक्यूल जो कि
एक्टिवेशन ऑफ द सीडीकेस को प्रिवेंट करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम सीडीके इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स दैट प्रिवेंट द फुल एक्टिवेशन ऑफ सीडीकेस, क्योंकि सीडीकेस की एक्टिवेशन तो जरूरी है फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ ए सेल टू द नेक्स्ट फेज। तो अगर वो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी है जैसे कि हमने यहाँ पर बात की दैट प्रिवेंट द फुल एक्टिवेशन ऑफ सीडीकेस, उनको हम सीडीके इनहिबिटर्स कहते हैं। अब ये जो इनहिबिटर्स है दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉनिटर अ पर्टिकुलर सेल साइकिल इवेंट। अब जो ब्लॉक जो ब्लॉक ये रखते हैं सीडीके बाय इनहिबिटर मॉलिक्यूल विल नॉट बी रिमूव, कब तक रिमूव नहीं होगा? until the specific event that the inhibitor monitors is completed। तो ये यहाँ पर हमने बात की कि ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक रखते हैं इस इवेंट को, मतलब सेल को नेक्स्ट फेज में जाने से रोकते हैं। सो द ब्लॉक जो सीडीके के ऊपर जो ब्लॉक ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स रखते हैं, ये तब तक होगा जब तक वो इनहिबिटर मॉलिक्यूल जिन्होंने जो इवेंट नोट किया था जो कि अनयूजुअल था, जब तक उसको रिमूव नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा अब नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल पे बात करते हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास सेल साइकिल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल दो टाइप्स के हैं। एक को हम पॉजिटिव रेगुलेटर्स कह रहे थे जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा, जिसमें हमने साइक्लिन्स और सीडीकेस डिस्कस किए। यहाँ पर हम नेगेटिव रेगुलेटर्स पढ़ेंगे। नेगेटिव रेगुलेटर्स आपको पता है वो रेगुलेटर्स है जो कि सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को रोकते हैं, सेल साइकिल को हाल्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। सो नेगेटिव रेगुलेटर्स दे हाल्ट द सेल साइकिल। सो ये आपके जहन में होगा भी कि जो पॉजिटिव रेगुलेशन है, एक्टिव मॉलिक्यूल काज द साइकिल टू प्रोग्रेस। ठीक है, द बेस्ट अंडरस्टूड नेगेटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? वहां पर हमने तो सीडीके और साइक्लिन्स की बात की कि साइक्लिन्स और सीडीकेस जो है वो पॉजिटिव रेगुलेटर्स थे। नेगेटिव रेगुलेटर्स कौन कौन है? जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन आरबी, P53 and P21, these are the best understood negative regulatory molecules। नेगेटिव रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स वो है जो कि सेल साइकिल को स्टॉप करते हैं, और ये तीन जो है ये बेस्ट अंडरस्टूड नेगेटिव रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब अगर हम आरबी की बात करें, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स जो कि बहुत सारे सेल्स में ये पाए जा सकते हैं। P53 और ये जो 53 और 21 है, 53 और 21 ये जो नंबर है, डिजिग्नेशन इट रेफर्स टू द फंक्शनल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द प्रोटीन P इन किलोडाल्टन्स। ठीक है, कि P53 तो 53 और 21 जो है इट रेफर टू द फंक्शनल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द प्रोटीन। P53 का जो मास है किलोडाल्टन में 53, और फिर इसी तरह जो हमारे पास P21 है, वहां पर ये जो 21 है इट रेफर टू द फंक्शनल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन P। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो सेल साइकिल रेगुलेशन पे जो काम हुआ है ये कहां से हमें पता चला है? इट कम्स फ्रॉम रिसर्च कंडक्टेड विद सेल्स दैट हैव लॉस्ट रेगुलेटरी कंट्रोल। तो वो सेल्स, उन सेल्स से हमें ज्यादा, हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा आई है, उन सेल्स पे काम ज्यादा हुआ है दैट हैव लॉस्ट रेगुलेटरी कंट्रोल। सो ऑल थ्री ऑफ दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स दे वर डिस्कवर्ड टू बी डैमेज्ड और नॉन फंक्शनल इन सेल्स दैट हैड बिगन टू रिप्लिकेट अनकंट्रोलेबली। तो ये जो हम P53, RB और P21 की बात करते हैं, तो ये वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है जो जिन सेल्स में ये देखा गया था जो अनकंट्रोलेबल डिवीजन कर रहे थे, तो उन सेल्स में इनको देखा गया था कि ये जो प्रोटीन्स है ये वहां पर डैमेज थे। ये RB, P53 और P21 ये उन सेल्स में जो अनकंट्रोलेबली रिप्लिकेट कर रहे थे जैसे कि कैंसर सेल्स, वहां पर ये डैमेज थे। ठीक है, सो इन ईच केस the main cause of the unchecked progress through the cell cycle was a faulty copy of the regulatory protein। मतलब मैं अभी बात कर रहा था ना कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये उन रिसर्च से, जो रिसर्च कंडक्ट हुआ है उन सेल्स पे दैट हैव लॉस्ट रेगुलेटरी कंट्रोल, वहां से मिला है। तो हर एक केस में रीजन क्या था? अनचेक प्रोग्रेस रीजन है। ठीक है, वो ये अनचेक प्रोग्रेस किस वजह से था? दैट वाज ड्यू टू अ फॉल्टी कॉपी ऑफ द रेगुलेटरी प्रोटीन। अच्छा, हमारे पास ये जो
नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं, रेटिनोब्लास्टोमा, P53 और P21, ये प्राइमरीली कहां पर एक्ट करते हैं? G1 चेक पॉइंट पे। अगर हम P53 की बात करें तो P53 एक मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है। इसका रोल, ये रोल कहां पर प्ले करता है? कमिटमेंट ऑफ ए सेल टू डिवीजन। इट इंपैक्ट्स ऑन दी कमिटमेंट ऑफ ए सेल टू डिवीजन। आपको ये मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका इंपैक्ट कहां पर है? ऑन दी कमिटमेंट ऑफ ए सेल टू डिवीजन। क्योंकि ये एक्ट कहां पर कर रहा है? बिकॉज इट एक्ट्स, ये तब एक्ट करेगा जब डीएनए, सेल्स के अंदर डीएनए डैमेज्ड हो। आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि G1 चेक पॉइंट पे क्या चेक किया जाता है? G1 चेक पॉइंट पे साइज के साथ साथ और फैक्टर्स के साथ साथ डीएनए की इंटेग्रिटी को भी चेक किया जाता है। सो ये एक्ट करेगा तब जब सेल्स के अंदर डीएनए डैमेज्ड हो। ठीक है, अब अगर डैमेज डीएनए इसने डिटेक्ट किया है तो P53 क्या करेगा? इट विल हाल्ट द सेल साइकिल। ठीक है, और मतलब हाल्ट या एब्रप्टली स्टॉप करने के बाद ये क्या करेगा? इट विल रिक्रूट एंजाइम टू रिपेयर द डीएनए। ठीक है, ये P53 का काम है। अगर डीएनए की रिपेयरिंग नहीं हो सकती तो P53 क्या करेगा? इट विल ट्रिगर एपोप्टोसिस। ये एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है। या सेल क्या करेगा? सुइसाइड करेगा। किस लिए? टू प्रिवेंट द डुप्लीकेशन ऑफ डैमेज्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो जैसे ही P53 का लेवल राइज होता है तो P21 का जो प्रोडक्शन है वो ट्रिगर होता है। ठीक है, अच्छा, P21 का काम क्या है? इट विल एनफोर्स द हाल्ट इन द साइकिल डिक्टेटेड बाय P53। मीन के P21 P53 के अंडर काम करता है। ठीक है, सो इट विल एनफोर्स द abruptly stopping of the cell cycle, जो कि कौन इसको डिक्टेट करता है? P53। तो कैसे करेगा ये? by binding to and inhibiting the activity of CDK cyclin complexes। CDK और cyclin complex जो है ये पॉजिटिव रेगुलेटर्स थे। हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि ये पॉजिटिव रेगुलेटर्स है। उनका लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था। तो जब ये P53 डिटेक्ट करता है कि डीएनए जो है वो डैमेज्ड है तो ये स्टॉप करेगा। तो P53 एक्चुअली P21 को यूज करता है, एक्टिवेट करता है। P21 किस तरह से स्टॉप करता है इस प्रोग्रेशन को? बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ द CDK cyclin complexes। As a cell is exposed to more stress, higher levels of P53 and P21 accumulate, ठीक है, making it less likely that the cell will move into the S phase। अब स्ट्रेस क्या है? ठीक है, स्ट्रेस तो ये है, यहां पर P21 ने क्या किया है? P21 ने CDK और साइक्लिन का लेवल जो है उसको इनहिबिट किया है, साइक्लिन को, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट किया है। ठीक है, तो सेल जो है इट इज एक्सपोज टू स्ट्रेस नाउ। सो हायर लेवल ऑफ P53 and P21 it accumulates, making it less likely that the cell will move into the S phase। अच्छा, अभी तक हमने P21 और P53 के रोल पढ़े हैं एज ए नेगेटिव रेगुलेटर्स। आरबी एक जो था ये वो थर्ड वन नेगेटिव रेगुलेटर है, जो कि वो जो P53 और P21 वो CDK और साइक्लिन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ये आरबी जो है ये दूसरे रेगुलेटरी प्रोटीन्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। आरबी किस चीज को मॉनिटर करता है? रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन जो है ये सेल साइज को मॉनिटर करता है। अपने एक्टिव स्टेट में ये आरबी किसके साथ बाइंड करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंड करता है। जैसे ही ये बाइंड करता है इट विल टर्न ऑन स्पेसिफिक जीन्स अलाउइंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इनकोडेड बाय दैट जीन। जब ये आरबी E2F के साथ बाउंड होता है तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर द G1S ट्रांजिशन इज ब्लॉक्ड। हम नेगेटिव रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं ना। सो एज द सेल इंक्रीजेस इन साइज, आरबी इज स्लोली फॉस्फोराइलेटेड। इससे पहले जो था ये डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में था। जैसे ही सेल का साइज इंक्रीज हो गया इसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई। ठीक है, सो डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट में आरबी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ अटैच था। यहां पर ये क्या करता है? व्हेन द सेल साइज इज इंक्रीजेस,
RB slowly phosphorylated until it becomes inactivated. RB जो है ये वो जो जिसके साथ ये बाउंड था, वो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको रिलीज करता है, which can now turn on the gene that produces the transition protein, and this particular block is removed. ठीक है? So for the cell to move past each of the checkpoint, all positive regulators must be turned on and all negative regulators must be turned off. ये पॉइंट क्या है कि अगर एक सेल ने सारे चेक पॉइंट्स को मूव करना है, चेक पॉइंट्स पे पास करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जितने हमारे पास पॉजिटिव रेगुलेटर्स है दे मस्ट बी टर्न्ड ऑन, और जितने नेगेटिव रेगुलेटर्स है जो जैसे कि हमने बात की P53, P21, RB, दे मस्ट बी टर्न्ड ऑफ. यहां पर आपको ये जो हम अभी पढ़ रहे थे रेगुलेशन ऑफ द सेल आरबी कैसे करता है, तो आरबी जो है ये E2F के साथ अटैच्ड है. ठीक है? RB halts the cell cycle and releases its hold in response to cell. Thanks for watching. आप लोगों को के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू.